हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विविसी एजुकेशन में। आज हम चलेंगे इलेक्ट्रिसिटी में और इसमें पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। आज हमारा 5th पीरियड है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर मींस हो गया प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्रतिरोध जो है वो दो प्रकार से संयोजित किए जाते हैं। मींस रेसिस्टेंस को हम दो टाइप से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा सीरीज कनेक्शन और दूसरा है पैरेलल कनेक्शन। मींस पहला को बोलते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा कहते हैं पाशर्व क्रम संयोजन। ठीक है, तो हम पहले आज सीखेंगे सीरीज कनेक्शन के बारे में कि सीरीज कनेक्शन कैसा होता है। ठीक है, अब यह है कि जब दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस को हम इंड टू इंड कनेक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन या फिर सीरीज कनेक्शन। ठीक है, इंड टू इंड मतलब जब एक का लास्ट एंड कंप्लीट होता है, खत्म हो जाता है, तो दूसरे का लास्ट एंड को हम कनेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंड टू इंड कनेक्शन या उसी को कहते हैं सीरीज कनेक्शन। तो यहां देख सकते हैं, यहां हमने क्या किया है, एक सर्किट से तीन रेसिस्टेंस को जोड़ दिया है। ठीक है, तीन प्रतिरोधों को जोड़ दिया है। इसका हम नाम देंगे, इस प्रतिरोध का रेसिस्टेंस का R1, इसका देंगे R2, इसका देंगे R3। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां जो एक परिपथ दिखाई दे रहा है जिसे हम सर्किट कहते हैं, इसमें तीन रेसिस्टेंस है R1, R2, R3। ये अलग अलग रेसिस्टेंस हैं। इसकी जगह पे हम चाहें तो यूज कर सकते हैं बल्ब, फैन, फ्रीज। आपको पता है ये सब सारे क्या है, रेसिस्टेंस के जैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख रहे हैं यहाँ पे इस सर्किट में तीन रेसिस्टेंस है और इसको मैंने एक वोल्टेज से, जिसे विभवांतर कहते हैं, कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो करंट फ्लो होगा, ठीक है, इसमें तीनों में सेम करंट फ्लो होगा, तीनों में कोई करंट का चेंजिंग नहीं होगा, तीनों में सेम करंट फ्लो होगा। लेकिन जो वोल्टेज होगा, सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बढ़ता है, तीनों में बढ़ जाएगा। इसको मैं मान सकते हैं कि V1 वोल्टेज फ्लो हो रहा होगा, इसमें V2, इसमें V3। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं कि जो वोल्टेज है ये क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, बट गया है। ठीक है, तो यहां इसलिए क्या होगा जी, V इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि V ही तीन पार्ट में बट गया है, तो तीनों को वोल्टेज को हम लोग यदि प्लस करें तो हमारा जो इनिशियल वोल्टेज था वो निकल जाएगा। दैट मीन्स V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अच्छा आपको पता होगा कि V इक्वल टू होता है IR। V इक्वल टू क्या होता है, IR। इसलिए हम चाहें तो V1 निकाल सकते हैं। V1 इक्वल टू क्या होगा, IR1, क्योंकि I तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, करंट तो सब में सेम जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, V चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम I सेम है, R1 के लिए निकालना चाहें तो क्या होगा, IR1। उसी प्रकार से V2 इक्वल टू क्या होगा, IR2, और V3 इक्वल टू क्या होगा, IR3। ठीक है, आप देख सकते हैं कि V इक्वल टू IR होता है, ये तो हम लोग जानते हैं, इसको पहले ही हमने पढ़ चुका है। ठीक है, ओम्स लॉ में। और V1 इक्वल टू IR1 होगा, क्योंकि हम यदि V को 1 ले रहे हैं तो R भी हमारा 1 होगा, V2 IR2 होगा, V3 क्या होगा, IR3 होगा। ठीक है, इन सभी वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस इन इक्वेशन 1। इन सारे वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, V के जब क्या पुट करेंगे, IR, और V1 को क्या पुट करेंगे, IR1, V2 को IR2, V3 को IR3। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसमें सब में I कॉमन है, तो हम यहां से कॉमन करते हैं। IR इक्वल क्या होगा, I कॉमन करेंगे तो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये I कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, R ऊपर लिखते हैं। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R को यहाँ पे हम RS बोल सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन में है, श्रेणी क्रम संयोजन है, इसको बोलते हैं RS। मींस यदि कोई दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया गया है तो उसका टोटल रेसिस्टेंस मींस कुल प्रतिरोध जो निकलेगा वो तीनों रेसिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, RS इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब चलेंगे हम पैरेलल कनेक्शन में, मींस पाशर्व क्रम संयोजन में। ठीक है, देखते हैं हम पाशर्व क्रम संयोजन कैसा होता है। अब देखेंगे हम पाशर्व क्रम संयोजन में क्या होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पाशर्व क्रम संयोजन है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स होते हैं पाशर्व क्रम संयोजन का, मींस पैरेलल कनेक्शन का। तो हम पैरेलल में देख सकते हैं, ये पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन में देखिए यहाँ तीन रेसिस्टेंस R1, R2 और R3 को क्या किया गया है,
पैरेलल लगाया गया है, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखिएगा सबसे पहले, यदि हमारा कॉम्बिनेशन कैसा हो, सीरीज हो, तो सीरीज में क्या होता है, इंड टू इंड कनेक्शन होता है। इंड टू इंड मींस देखिए, इससे पहले देखे थे हम कि यदि हमारा 3 रेसिस्टेंस है, उसके एक इंड से दूसरे इंड को हम क्या करते हैं, दूसरे रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं, फिर इसके दूसरे इंड से तीसरे रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं। तो इस टाइप का जो होता है कनेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं हम सीरीज कनेक्शन। क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन, या कह सकते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। लेकिन यहां आप देख सकते हैं, यहां इंड टू इंड नहीं जुड़ा हुआ है, एक ही पॉइंट से 3 कनेक्शन किए गए हैं, एक ही पॉइंट से 3 कनेक्शन किए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखिए इंड टू इंड, इस रेसिस्टेंस के इंड का, इस रेसिस्टेंस के फर्स्ट इंड को हम लोग क्या किए हैं, कंबाइन किए हैं, इस रेसिस्टेंस के इंड का इस रेसिस्टेंस के सेकेंड इंड से क्या किए हैं, कंबाइन किए हैं, तब जाके ये जो कनेक्शन क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन, या कह सकते हैं सीरीज कनेक्शन, ठीक है। देखिए एक और एग्जांपल, यदि हमारे पास इस प्रकार से कनेक्शन है, इस कनेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि देखिए यहां एक पॉइंट से 3 रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है, जबकि हमारा एक ही पॉइंट से 3 को नहीं, बल्कि एक ही में 3 को जोड़ा गया है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये इस रेसिस्टेंस का एंड पॉइंट है और इस रेसिस्टेंस का एंड पॉइंट से क्या किया, हम ऐड कर दिए, फिर इसके एंड पॉइंट से इसको ऐड कर दिए, तो ये क्या कहलाएगा, ये सीरीज कनेक्शन होगा। ये क्या होगा, सीरीज होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि ये हमारा सीरीज कनेक्शन है और ये पैरेलल है। यदि एक ही पॉइंट से 3 को अलग अलग जोड़ देते हैं तो हमारा क्या होगा, पैरेलल होगा, मींस पार्श्वक्रम होगा। और यदि एंड टू एंड कनेक्शन करते हैं कैसा होगा, सीरीज कनेक्शन होगा। तो आपको ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना, क्योंकि इस टाइप का बहुत सारा एग्जांपल आपको मिलेगा जिसमें आपको देखना है कि वो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन है या पार्श्वक्रम है, मतलब या तो हमारा सीरीज कनेक्शन है या तो हमारा पैरेलल है, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा कैसा है, ये पैरेलल कनेक्शन है, मींस पार्श्वक्रम संयोजन है। तो इसमें देख सकते हैं कि 3 रेसिस्टेंस को एक पॉइंट से क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जब I जो है, इसमें I का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मींस यहाँ से करंट जो है, यहाँ I1 करंट फ्लो होगा, इसमें I2 और इसमें I3 होगा। इसमें वोल्टेज जो होगा, तीनों में सेम वोल्टेज होगा, ठीक है। V का कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसमें I चेंज होगा, I जो है तीनों में अलग अलग जाएगा। अर्थात यहां हम देख सकते हैं कि I इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। उसमें क्या हो रहा था, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मतलब उसमें इससे पहले जो सीरीज कनेक्शन पढ़े उसमें देख रहे थे कि हमारा विभवांतर है, वोल्टेज है, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, वो क्या हो रहा था, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, बट रहा था तीनों रेजिस्टेंस में। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये आपको याद रखना है कि सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और पैरेलल कनेक्शन में हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। चलिए, आपको पता है कि I इक्वल टू क्या होता है, V बाय आर, V बाय आर, I इक्वल टू होता है V बाय आर। आपने पढ़ा था ओम्स लॉ में कि V इक्वल टू होता है IR, तो यहां से I निकालेंगे क्या होगा, V बाय आर। इसलिए हम लोग निकालना चाहेंगे कि I1 इक्वल टू क्या होगा, तो हो जाएगा V, तो चेंजिंग नहीं कर रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो होगा V बाय R1। I2 क्या होगा, V बाय R2, और I3 क्या होगा, V बाय R3। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और ये जो वैल्यू है इसमें हम पुट कर देते हैं। क्या होगा, इसका होगा V बाय R, V बाय R1, V बाय R2 और V बाय R3, ठीक है। यहां से V बाय R इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे V कॉमन कर लेते हैं, 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3। यहां से V कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर लिखते हैं 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है। ये हमारा एक न्यू फॉर्मूला हुआ जिससे हम लोग टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे जब हमारा कोई भी रेजिस्टेंस या तो पैरेलल हो तो, ठीक है। पैरेलल होने पर हमारा 1 बाय R इक्वल होगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस है, इसको हम RP भी लिख सकते हैं, P फॉर पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो 1 बाय RP इक्वल होगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। यदि हमारा पैरेलल कनेक्शन है तो हमारा ये फॉर्मूला होगा, और यदि हमारा सीरीज कनेक्शन है तो क्या होगा, RS इक्वल टू R1 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि पैरेलल होने से यदि रेसिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो उसका टोटल रेसिस्टेंस थोड़ा कम आता है, और यदि हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस हाई होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि पैरेलल कनेक्शन, आपको मेन यही याद रखना है, 2 फॉर्मूला है कि यदि हमारा कोई रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या होगा, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस
R3। RS क्या है? टोटल रेसिस्टेंस, मींस इस हमारा सर्किट में कितना टोटल रेसिस्टेंस लग रहा है, ठीक है, इसका इसका इसका, इसमें क्या होगा, बाय में ऐड होगा, और जो सीरीज होगा उसमें क्या होगा, डायरेक्ट R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, ठीक है। तो अभी आपने देखा यदि हमारा रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो, सीरीज में कनेक्टेड हो तो उसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। आपको ये बहुत नेसेसरी है कि आपको याद रखना ही है, ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि ये आपका न्यूमेरिकल्स बनाने में यूज होगा। फिर दूसरा आपने देखा कि यदि हमारा रेसिस्टेंस प्रतिरोध पैरेलल मींस पार्श्व क्रम में संयोजित हो तो हमारा टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा, ठीक है। तो आपने दो फॉर्मूला देखा, उसको आपको ध्यान से याद रखना है ताकि आप उसका यूज रेगुलर कर सकें। और आपको यह भी ध्यान देना है कि एंड टू एंड कनेक्शन होगा तो क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कनेक्शन होगा, और एक ही एंड से सारे रेसिस्टेंस को जोड़ दिया गया है तो समझ जाइए वो क्या है, पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। अब चलेंगे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, दैट मींस विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से क्या समझते हैं? इसका मतलब है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है हीट को जनरेट करता है, मतलब ऊष्मा उत्पन्न करता है, विद्युत धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो ये विद्युत धारा ऊष्मा उत्पन्न कैसे करती है? तो आपको पता है कि हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब जो हमारे पास इक्विपमेंट है ये सारे क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को फॉलो करते हैं और हीट को जनरेट करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो आखिर ये कैसे उत्पन्न करते हैं? तो आपको बता दें कि जो हम इसके पहले पढ़ चुके हैं रेसिस्टेंस के बारे में, रेसिस्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट को रेसिस्ट करते हैं, विद्युत धारा को रुकावट डालते हैं, जिससे क्या होता है, उससे हीट जनरेट होता है। आपने पहले ही पढ़ा है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर, यह एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, मतलब एनर्जी को हम कभी भी नष्ट नहीं कर सकते हैं और एनर्जी को ना ही उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। यह क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स जब किसी रेसिस्टेंस से करंट फ्लो होता है तो वो करंट को रेसिस्ट करता है और उसी को कन्वर्ट करता है किसमें, हीट एनर्जी में, ठीक है। मींस करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है कन्वर्ट होता है किसमें, हीट एनर्जी में। इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो आपने पहले ही से पढ़ा है कि V इक्वल टू होता है W/Q, द वर्क डन ऑफ यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में जो वर्क डन होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा यहां से हम लिख सकते हैं W इक्वल टू VQ, W इक्वल टू VQ। अच्छा आपको पता है वर्क डन को ही बोलते हैं, वर्क डन को ही क्या कहते हैं, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी को ही कह सकते हैं हम लोग हीट एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का ही फॉर्म है हीट एनर्जी, जिसको हम कहते हैं हीट एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं हीट एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, VQ, ठीक है। हम जानते हैं कि V इक्वल टू होता है IR और I इक्वल टू होता है Q/T। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT। चलिए यहां पुट करते हैं, H इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR इंटू IT। तो इसको हम लिखते हैं H इक्वल टू I²RT। तो हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया हीट एनर्जी, मींस जो हीट जनरेट होगा इक्वल टू IH इक्वल टू क्या होगा, I²RT। ये किसका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का है। यदि हमको किसी भी रेसिस्टेंस से कितना हीट जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के बाद, तो उसका हम उष्मा निकालना चाहते हैं H, तो क्या होगा, I²RT। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, R क्या है, रेसिस्टेंस, और टाइम, कितने टाइम तक हमने उसमें इलेक्ट्रिक को फ्लो करवाया है, ठीक है। चलिए तो हमारा एक फॉर्मूला आ गया H इक्वल टू I²RT। अब यहां हम R को रिमूव करेंगे तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, I², R को हम क्या लिखते हैं, V/I इंटू T। आपको पता है ना R इक्वल टू क्या होता है, V/I, क्योंकि V इक्वल टू होता है IR, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I, ठीक है। ये हमने पुट किया तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, I कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा VIT, H इक्वल टू VIT। तो हमारे पास दो फॉर्मूले क्रिएट हो गए हैं, H इक्वल टू I²RT और दूसरा H इक्वल टू VIT। ये जो फॉर्मूला है हमारे किसी भी सर्किट में कितना हीट
जिसे उष्मा कहते हैं, प्रोड्यूस हो रहा है, उसको निकालने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। किसी भी सर्किट में रेसिस्टेंस के कारण से कितना हीट या उष्मा उत्पन्न हो रही है, उसको निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का या इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। यदि हमारे सर्किट में आई मींस करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, रेसिस्टेंस और टाइम का वैल्यू दिया हुआ हो तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और यदि वोल्टेज दिया हो, इलेक्ट्रिक करंट दिया हो और टाइम दिया हो तो हम इससे हम उसका उष्मीय ऊर्जा निकाल सकते हैं कि उसमें कितनी हीटिंग एनर्जी क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब हम चलेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब में। ठीक है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। दैट मीन्स टंगस्टन का जो गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। आप देख सकते हैं कि टंगस्टन को जो है क्वाइल करके डाला जाता है बल्ब में। ठीक है, कारण क्या है कि क्वाइल करने से उसका लेंथ जो है वो छोटा हो जाता है, जबकि वायर का लेंथ ज्यादा होने के कारण क्वाइल करने से क्या होता है, छोटा हो जाता है। और आपको पता है कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए, मीन्स यदि किसी भी मटेरियल का लेंथ अधिक होगा तो रेसिस्टेंस भी अधिक होगा। तो वो जो हमारा बल्ब है उसमें वो कॉइल के रूप में होता है, जिससे वो हाई रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। और हाई रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करने से क्या होता है, हाई हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जनरेट करता है। और आपको पता है कि बल्ब के अंदर इनर्ट गैसेस होती है, नाइट्रोजन और आर्गन जैसी गैसेस होती है। ठीक है, और ये जो गैसेस होती है वो क्या करती है, वो हीट को लाइट में रेडिएट कर देता है, जिससे हमारा बल्ब ग्लो हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका लेंथ अधिक होने के कारण से, साथ ही साथ हमारा टंगस्टन का रेसिस्टिविटी अधिक होने के कारण से बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक आयरन आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर में एक कॉइल बना होता है, जो किससे बना होता है, नाइक्रोम वायर का बना होता है। ठीक है, नाइक्रोम एक एलॉय है और आपको पता है कि एलॉय जो होते हैं उसका रेसिस्टिविटी हाई होता है। तो नाइक्रोम के कारण से हमारा आयरन जो है वो क्या होता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। साथ ही साथ देख सकते हैं कि आयरन के अंदर में क्या यूज किया जाता है, माइका यूज किया जाता है। तो माइका जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को हमारे आयरन में आने नहीं देता है, मतलब हमें शॉक नहीं लगता है। ठीक है, तो माइका का यूज हम लोग करते हैं किस रूप में, बैड कंडक्टर के रूप में। और साथ ही साथ एलॉय जो है वो उसका हीटिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, मींस नाइक्रोम जो है उसका हीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, जिससे हम आयरन का यूज कर पाते हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो हमारे डोमेस्टिक एप्लियंस को खराब होने से या फिर शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। ठीक है, मींस हमारे घर में जितने भी इक्विपमेंट लगे होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, उसको शॉर्ट सर्किट और खराब होने से बचाता है। जब भी कभी हमारे घर में या फिर हमारे सर्किट में अधिक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है तो फ्यूज जो है वो मेल्ट कर जाता है और हमारे इक्विपमेंट को सेव करता है। ठीक है, जैसे कि फ्यूज आप जानते हैं कि फ्यूज का जो वायर होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्यूज है और फ्यूज में एक वायर लगा होता है जो किससे बना होता है, लेड का। और लेड एक मेटल होता है, धातु होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ठीक है, जब हमारे फ्यूज में अधिक इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, हाई वोल्टेज प्रवाहित होती है, तो क्या होता है, वो फ्यूज मेल्ट हो जाता है, टूट जाता है और हमारे घर का जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है, मींस ओपन सर्किट हो जाता है, उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, जिससे हमारा इक्विपमेंट सेफ हो जाता है। क्लियर है? तो अभी हमने जो देखा इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक आयरन और बल्ब के बारे में, ये सब क्या करते हैं, तो ये हमारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड हैं और उसी पे वर्क करते हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पावर में, मींस विद्युत शक्ति में। ठीक है, आपको पता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, मींस कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। मींस हम कह सकते हैं P इक्वल टू W बाई टी, द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, आपने पहले पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू होता है W बाई Q। ठीक है, यहां से हम W को क्या लिखते हैं, VQ। तो यहाँ पे W है इसलिए हम लिख सकते हैं VQ और बाई T। ठीक है, P। आपको ये भी पता है कि I इक्वल टू होता है Q बाई T, दैट मीन्स V इंटू Q बाई T को क्या लिख सकते हैं, I। तो यहां से हमारा जो इलेक्ट्रिक पावर आया, विद्युत शक्ति आया, कितना आया, P इक्वल टू VI, P इक्वल टू VI। इसको ऐसे लिख सकते हैं P इक्वल टू VI। तो ये एक हमारा फॉर्मूला है P इक्वल टू VI। ठीक है, अब आपको पता है ये जो हमारा इलेक्ट्रिक पावर है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट, इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर,
वोल्ट एम्पियर, इसी को कहते हैं वाट। क्या कहते हैं इसे? वाट कहते हैं। ठीक है, इट मींस व्हाट, इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, अब हम चलेंगे यूनिट के बारे में। आपको पता है हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक बिल आती है वो किस माध्यम से आती है? यूनिट में आती है। ठीक है, कि आपने कितना यूनिट यूज किया। तो ये यूनिट कैसे यूज करते हैं, कैसे हम लोग मेजर करते हैं? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलो वाट आवर इक्वल टू क्या होता है? इसको हम लिखते हैं 1000 वाट आवर। 1 किलो वाट आवर किससे? 1000, किलो मीन्स होता है 1000। ठीक है, इसे हम चेंज करते हैं 1000 इंटू वाट को क्या लिख सकते हैं? वाट को वाट लिखते हैं, और आवर में हम आवर को सेकंड में चेंज करते हैं 3600 सेकंड। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा? 3600 और इधर से 000 वाट सेकंड। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू पावर 1 2 3 4 5 6 वाट सेकेंड, और इसी को 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 वाट सेकेंड को ही कहते हैं हम लोग जूल, और इसी को कहा जाता है एक यूनिट। एक यूनिट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1 किलो वाट आवर बराबर होता है एक यूनिट। तो आप यहां देख सकते हैं कि 1 किलो वाट आवर इक्वल टू क्या होता है? 1 यूनिट। ठीक है, जिसे हम लोग घरों में यूज करते हैं यूनिट के रूप में, इसी के अनुसार हमारा बिजली का बिल आता है। ठीक है, तो 1 किलो वाट आवर को लिख सकते हैं 1000 वाट आवर। अब हमने क्या किया? आवर को चेंज किया सेकंड में, इसको मल्टीप्लाई किया, तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता है 1 डिजिट बाय पॉइंट होती है, बाकी कैलकुलेट करके पावर में लाते हैं। ठीक है, और ये वाट सेकंड को क्या बोलते हैं? जूल, यानी 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल को ही बोलते हैं 1 यूनिट। तो ये आपका कंप्लीट हो गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी। आज हमारा लास्ट पीरियड था इलेक्ट्रिसिटी का, ये कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ आज हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया है। मुझे आशा है कि आप सभी अपने अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, और कोई भी समस्या होगी तो आप हमें कमेंट करें ताकि आपका हम सॉल्यूशन दे सकें। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।